हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारे एमसीक्यू सीरीज का तीसरा पार्ट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे क्वेश्चंस आइदर नेट के, सेट के, टीजीटी के, पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए शुरुआत करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स बुडिलियर कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे। तो ही वॉज अ फ्रेंच पोएट, वो फ्रांस से बिलोंग करते थे और वो मॉडर्निस्ट पोएट थे। मॉडर्निस्ट थे मतलब उन्होंने 1922 के बाद लिखना शुरू किया था। और इनकी जो पोइट्री थी उसका जो फीचर्स थे वो डेकेडेंट मूवमेंट से थे। डेकेडेंट मूवमेंट का वो मतलब होता है कि जो पोइट्री प्रोड्यूस करते हैं या आर्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसमें उनको कुछ सिखाना नहीं होता। जैसे अरिस्टोटल ने बोला था, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो ग्रीक क्लासिकल मास्टर्स थे उनका ये मानना था कि लिटरेचर शुड बी डाइडेक्टिक, उसमें से हमें कुछ सीखने को मिले। बट डेकेडेंट मूवमेंट के जो लोग थे या उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इन सब में यकीन नहीं किया। उनका ऐसे नहीं था कि हमें लिटरेचर से या आर्ट से कुछ लिखना चाहिए। रादर उनको लगता था कि आर्ट फॉर आर्ट सेक का ये मतलब होता है कि उसको ब्यूटीफुल बनाना चाहिए या फिर उसमें से हमें कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई देनी चाहिए, खूबसूरती दिखनी चाहिए, यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए। उसमें से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा कुछ सीख ही मिले। अदर ऐसा लिटरेचर या ऐसा आर्ट प्रोड्यूस करो जो ब्यूटीफुल हो। और इनकी जो पोइट्री है इन पे फ्रेंच रोमांटिसिज्म का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस था। तो जैसे ब्रिटेन में रोमांटिसिज्म मूवमेंट था वैसे ही फ्रांस में भी था। और चार्ल्स बुडिलियर ने रोमांटिक पोइट्री के जो फीचर्स थे वो अपनी पोइट्री में लिखे। इनकी पोइट्री का एक और फीचर है कि इनकी पोइट्री में काफ़ी ज़्यादा सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इन सिंबल्स को ये सिंबलिज्म मूवमेंट से भी बिलोंग करते थे। तो और जो अपने टी.एस. एलियट है वो इनसे काफ़ी इंस्पायर्ड थे। फिर नेक्स्ट है ग्राहम ग्रीन। ये एक 20th सेंचुरी नॉवेलिस्ट है जो एस्पियनाज पे लिखते थे। एस्पियनाज का मतलब होता है स्पाई फिक्शन, लेकिन इनके जो स्पाई है वो एकदम इनके जैसे नहीं है। जैसे जेम्स बॉन्ड हो गया या आप किसी शर्लॉक होम्स को ले लो, उसकी तरह पे नहीं है। इनके जो स्पाइस थे वो एक्चुअली जो स्पाई काम करते जिनमें बहुत पेपर वर्क होता है या वो बस एक ऑफिस में काम कर रहे हो, उसमें कुछ ज़्यादा एडवेंचर नहीं होता, बल्कि स्पाई का जो मंडेन काम होता है ना वो दिखाते हैं। ऐसे कुछ थ्रिलर वगैरह नहीं है। वो देख के मतलब वो किसी बिल्डिंग से जंप नहीं मार रहे उनके जो कैरेक्टर्स है। रादर वो एक जो नॉर्मल स्पाइस काम करते हैं उनकी तरह उन्होंने दिखाया है। और इनकी नॉवेल्स में क्रिश्चियनिटी का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, खास करके कैथोलिक पर्सपेक्टिव के से वो अपने कैरेक्टर्स का स्ट्रगल दिखाते हैं। इनके अगर आप नॉवेल पढ़ो तो उनके कैरेक्टर्स जब भी वो कुछ गलत करते हैं, स्पाइंग इज बेसिकली कि आप धोखा दे रहे हो किसी को, जो इंसान आप पे भरोसा करता है आप उनको धोखा दे रहे हो। तो उसमें भी उनको एक स्ट्रगल होता है कि इतने साल मैं इस कंट्री में रह रहा हूँ या फिर इतने साल मैं इन लोगों के करीब हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ उनसे इन्फॉर्मेशन ही चाहिए। तो उसकी वजह से लोगों के बीच में एक स्ट्रगल हो जाता है कि इनको धोखा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या फिर मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो ऐसे ये जो स्ट्रगल्स है, ये जो उनकी साइकी से रिलेटेड इश्यूज है वो इनकी नॉवेल्स में दिखते हैं, और वो भी एक कैथोलिक पर्सपेक्टिव से हमें दिखते हैं। द फीस्ट ऑफ द गोट इज रिटन बाय मारियो वार्गास लोसा। नाउ दिस नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन 2000। ठीक है, और ये डोमिनिकन रिपब्लिक में सेट है। और इस नॉवेल में एक डोमिनिकन डिक्टेटर था राफाएल, उनका असैसिनेशन के बारे में इनको दिखाया है। मारियो वार्गास लोसा को नोबेल प्राइज में मिला था, इनको 2010 में नोबेल प्राइज मिला। द एडवेंचर्स ऑफ ऑगी मार्च इज रिटन बाय सॉल बेलो। ये एक पिकारेस्क नॉवेल है और इसको बिल्डंग्स रोमन में नॉवेल बोलते हैं। इसमें ये जो कैरेक्टर है ऑगी मार्च, ये ट्रैवल करता है फ्रॉम मैक्सिको टू अमेरिका, और इस नॉवेल में अमेरिकन ड्रीम का जो थीम है, अमेरिकन ड्रीम बोल सकते हो इसको, या फिर
आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें अमेरिकन हीरो के बारे में बात की गई है, या फिर एक आइडियल अमेरिकन हीरो कैसे होता है कि उसमें एक सोल सर्चिंग होती है, वो अपनी लाइफ के साथ कुछ आगे अच्छा करना चाहता है, वैसा कैरेक्टर है ऑगी मार्च। द पैराबल ऑफ ग्रैंड इक्विजिटर कम्स इन ब्रदर्स कारामाज़ोव, ये फ्योडर दोस्टोयेव्स्की का नॉवेल है। और इस नॉवेल में ऐसे होता है कि तीन भाई होते हैं और वो अपने डैड का खून करते हैं, और फिर बाद में उनको एक फ्रेंजी हो जाता है कि बहुत गलत काम कर लिया हमने। तो फिर वो उसमें जो एक भाई होता है इवान कारामाज़ोव, वो एक वर्स बोलता है या फिर एक पोएट्री बोलता है, लेकिन वो एक टिपिकल पोएट्री की तरह नहीं है, वो एक प्रोज में ही है। तो उस प्रोज में वो पैराबल बोलता है ग्रैंड इंक्विजिटर का, और ये बाइबल में से लिया गया है। वो जो बोलता है वो बाइबल में से लिया गया है, और ये बोलता है इवान कारामाज़ोव वो बोलता है। फिर अबॉरिजिनल पीपल किसको बोलते हैं? अबॉरिजिनल बेसिकली हर एक कंट्री के नेटिव लोगों को बोलते हैं, तो और खास करके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा के। तो जो भी नेटिव्स थे, जैसे आप नेटिव अमेरिकन लिटरेचर की बात जब करते हैं, तो अमेरिका में कैसे पहले कुछ नेटिव्स थे, फिर दूसरे लोग आके वहाँ पे रहने लगे, तो वहाँ के जो एक्चुअल अमेरिकन लोग थे उनको नेटिव बोला गया। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी यही हुआ, वहाँ पे पहले ही कुछ लोग रहते थे, और फिर बाद में जब ब्रिटेन से वो लोगों को निकाल दिया गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जब कॉलोनीज बनी, तो फिर जब वो लोग वहाँ पे जाके रहने लगे, तो उन लोगों को का जो इन्फ्लुएंस था, या फिर जो अबॉरिजिनल लोग थे उनको, और उनका स्टेटस जो था वो सोसाइटी में कम हो गया, तो उनको अबॉरिजिनल बोलते हैं, जैसे अमेरिका में नेटिव अमेरिकन है। फॉर्मरली कॉलोनियल कंट्रीज आर कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो जो भी कंट्रीज है, जैसे इंडिया हो गया, या आप बोलो पाकिस्तान है, या फिर जो अफ्रीकन कंट्रीज है, जिनको भी ब्रिटेन ने या फ्रांस ने, पोर्तुगल ने, इन लोगों ने जब कॉलोनीज बनाया था, तो बाद में वो जो कंट्रीज उनसे फ्री हुए, और फिर उनको बोला जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इसमें जो वो कंट्रीज भी आती है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्री किसी की कॉलोनी होनी चाहिए थी। अगर वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी है, अगर वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो उनको भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता है। द कंट्रीज दैट वर वंस कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन वर नोन एज कॉमनवेल्थ कंट्रीज। कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है, जो ब्रिटेन के, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम कॉमनवेल्थ नेशन है, और हमारे कुछ राइटर्स है वो रिजेक्ट करते हैं इस टर्म को, जैसे सलमान रश्दी हो गया, वो इस टर्म को रिजेक्ट करता है। इसलिए आपने ये देखा होगा कि हमारे यहाँ पे गेम्स भी होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम एक टाइम पे ब्रिटेन का पार्ट थे, ब्रिटेन की कॉलोनी थे, इसलिए। अभी ये जो एक और बात है कि ये जो थर्ड वर्ल्ड जो टर्म है, ये अभी यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अभी इसको पॉलिटिकली इनकरेक्ट बोला जाता है, कि इसमें मतलब किस लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो सकता है, इससे बोलते हैं इसकी वजह से। तो अभी एक नया टर्म आया है, जो अभी आपने ये भी हुआ था, अपना जो G20 समिट हुआ था, उसमें भी आपने सुना होगा कि मोदी जी ने ये टर्म बोला था। अभी इसको बोलते हैं ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो वो जो कंट्रीज जो पहले ये थी, किसी की कॉलोनीज थी या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड थी, उनको पहले थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते थे, लेकिन फिर बाद में वो टर्म पॉलिटिकली इनकरेक्ट था तो यूज करना छोड़ दिया, तो अभी उनको बोलते हैं ग्लोबल साउथ। ये ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट है। द टर्म मेटा हिस्ट्री वॉज डेवलप्ड बाई E.H. कार। ये एक हिस्टोरियन थे, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। मार्क्सिस्ट मतलब ये कार्ल मार्क्स की थियोरीज में यकीन करते थे। इन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था उनके 1961 बुक में, और वो बुक का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। मेटा हिस्ट्री का ये मतलब होता है कि हिस्ट्री ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, मतलब जो टाइम पे हम लोग हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, जैसे अगर आप पोस्ट कॉलोनियल पीरियड देखो, तो उसमें हम कॉलोनाइज टाइम के बारे में लिख रहे थे, तो वो क्या हो गया, वो मेटा हिस्ट्री हो गया, कि हम लोग एक हिस्ट्री बना रहे थे, हिस्ट्रीज लिख के। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट मेटा का मतलब वही होता है कि विद इन समथिंग या फिर बियॉन्ड समथिंग, कि किसी के इसमें ये है। तो मेटा हिस्ट्री का ये मतलब है कि वो प्रोसेस जिसमें हिस्ट्री लिखी जाती है,
तो उसको मेटा हिस्ट्री बोलते हैं। हाफ ब्रीड नॉवेल इज रिटन बाय मरिया कैम्पबेल, और ये जो नॉवेल है ये इनका मेमोआर है, और ये सास्काचुआन में लिखा गया है। ये कनाडा में एक प्लेस है, और ये जो मरिया कैम्पबेल है ये भी इसी प्लेस से है, तो ये कनेडियन टाउन है या सिटी बोल सकते हो। ये नॉवेल काफ़ी बार रिप्रिंट होने को गया था, अभी इसका काफ़ी बार इसके ये भी आए हैं, वर्जन्स भी आए हैं नए नए। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें एक चैप्टर ऐड किया, जो पहले काफ़ी सारे एडिशन से निकाल दिया गया था, क्योंकि उस चैप्टर में मरिया कैम्पबेल अपना उनके ऊपर एक्चुअली सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, तो उन्होंने उसके बारे में उस चैप्टर में लिखा था। तो उसके पहले के जो एडिशंस थे उसमें से वो चैप्टर को निकाल दिया था, क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट को पब्लिशर अपने बुक में रखना नहीं चाहते थे, लेकिन उसका जो अभी लेटेस्ट एडिशन है उसमें वो चैप्टर है, और ये उनका मेमोआर है। मेमोआर है मतलब उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में इसमें लिखा है। The Bell Jar is a semi-autobiographical novel written by Sylvia Plath. Semi-autobiographical का मतलब होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है, और semi का मतलब है कि उन्होंने आधा उसको ये किया है, आधा ऑटोबायोग्राफिकल है, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स फिक्शनल है। जैसे सिल्विया प्लैथ जिस मैगजीन के लिए काम करती थी उन्होंने उस मैगजीन का नाम चेंज किया है, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें अलग दिखाई गई है। इनफैक्ट सिल्विया प्लैथ ने उसमें खुद का नाम भी नहीं यूज़ किया, उसने एक अलग नाम से वो नॉवल लिखा है, मतलब जो कैरेक्टर है उसका नाम अलग है। तो इवन दो नॉवल ऑटोबायोग्राफिकल है लेकिन सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, मतलब वो थोड़ी फिक्शनल भी है। यह नॉवल पब्लिश हुआ था इन 1963 अंडर द स्यूडोनियम ऑफ विक्टोरिया ल्यूकस। विक्टोरिया ल्यूकस के नाम से सिल्विया प्लैथ ने ये नॉवल पब्लिश किया था, और इस नॉवल में वो अपना जो उनका स्ट्रगल है डिप्रेशन को लेके वो इसके बारे में बात करती है। द गोल्डन गेट इज अ नॉवल बाय विक्रम सेठ। अभी ये एक अलग तरह का नॉवल है जो पूरा उन्होंने सॉनेट्स में लिखा है। जैसे हमारी नॉवेल्स कैसे नॉर्मली प्रोज में लिखी जाती है, एक स्टोरी होती है, और इसमें ये नॉवल जो है गोल्डन गेट ये इन्होंने पूरी सॉनेट्स में लिखी है, और ये उसकी राइम स्कीम है। और इस नॉवेल जैसे गोल्डन गेट टाइटल पर से समझता है कि ये नॉवेल सैन फ्रांसिस्को में सेट है। ये एक अमेरिकन सिटी है, यूएस की एक सिटी है सैन फ्रांसिस्को, और वहाँ पे जो भी इंडियन लोग रहते हैं, खास करके इंडियन वर्किंग क्लास लोग, उनके बारे में ये नॉवेल है। बिटवीन माई फिंगर्स एंड माई थम द स्क्वाट पेन रेस्ट। ये लाइन किस पोएम में से लिया गया है? तो ये लाइन्स लिया गया है डिगिंग पोएम में से, जो शेमस हेनी ने लिखा था। इस पोएम में शेमस हेनी स्पेड के बारे में बात करते हैं। स्पेड वो एक फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब एक छोटा सा होता है जिससे मिट्टी को बाहर निकालते हैं, तो वो उसके बारे में बात करते हैं, और पेन के बारे में बात करते हैं। ये दोनों को वो एज ए सिंबल यूज करते हैं जो लेबर को डिनोट करता है। इन दोनों से मेहनत की जाती है। अगर तुम कोई स्पेड भी चला रहा है, कोई फार्मिंग भी कर रहा है, तो भी वो इंसान मेहनत ही कर रहा है। और खास करके एक राइटर कुछ लिखता है तो उसके लिए उसका पेन जो है वो भी एक इक्विपमेंट ही हो जाता है, वो उस पेन से मेहनत ही करता है। तो शेमस हेनी उनकी फैमिली के बारे में बताते कि कैसे उनके एंसेस्टर्स पेड़ यूज करते थे और वो पेन यूज करके लेबर करते हैं, मेहनत करते हैं। एम्स्टरडैम नॉवेल किसने लिखा? तो एम्स्टरडैम नॉवेल लिखा था इयन मैकेवान ने, और ये पब्लिश हुआ था 1998 में, और इसको बुकर प्राइज मिला। इसका जो प्लॉट है उसमें दो फ्रेंड्स थे, एक है म्यूजिक कंपोजर और दूसरा है न्यूज़पेपर एडिटर, और ये यूथनेजिया पैक्ट बनाते हैं। यूथनेजिया वो होता है जिसमें असिस्टेड सुसाइड बोलते हैं, कि मतलब अगर किसी को सुसाइड करना है तो फिर जैसे इंडिया की बात करें आप, तो इंडिया में सुसाइड इलीगल है। अगर सुसाइड में आप बच गए और तो फिर फाइन भरना पड़ता है। यूथनेसिया का ये मतलब होता है कि जिसमें गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है सुसाइड करने में। मतलब वो जैसे आप स्विट्जरलैंड को देख लो, तो वहाँ पे यूथनेसिया लीगल है, तो वो लोग एक चेम्बर में रखते हैं या फिर एक
वो एक कांच का डिब्बा होता है, उसके अंदर इंसान को रखते हैं और फिर कुछ गैसेस उसमें छोड़ते हैं या फिर इंजेक्शन देके मार डालते हैं इंसान को। लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में होता है, जैसे आप इसमें बोलो कोई इंसान को ऐसी बीमारी है जिससे वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, तो फिर तभी वो होता है, उसको यूथनेसिया पैक्ट बोलते हैं। अगर यूथनेसिया के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो आप ऋतिक रोशन की गुजारिश मूवी देख सकते हो, उसमें वो ये चाहता है कि उस पर वो असिस्टेड सुसाइड हो। इन क्लियर लाइट ऑफ द डे, ये नॉवेल किसने लिखा था? तो ये नॉवेल लिखा अनीता देसाई ने, पब्लिश्ड हुआ था 1980 में, और इसका प्लॉट जो है वो बिमला और तारा, ये दो सिस्टर्स के अराउंड रिवॉल्व होता है। और इस नॉवेल में एक सीन है जिसमें ये दोनों एक ग्रेवयार्ड में बैठे हैं, कब्रिस्तान में बैठे हैं, और सामने वो टुम्ब है। टुम्ब है मतलब वहां पे किसी को दफनाया गया था, और वो टुम्ब के वहां पे जब वो बैठे होते हैं तभी एक स्वॉर्म ऑफ बीज आता है, मतलब बीज का पूरा एक झुंड आ जाता है, और उसके बाद वो बीज का झुंड आता है और ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। और वो जो बीज का झुंड था, वो जो स्वॉर्म ऑफ बीज है, उसको एज ए सिंबल यूज किया है टू डिनोट डेथ, मतलब उसमें जब भी स्वॉर्म ऑफ बीज आते हैं नॉवेल में तो किसी की डेथ हो जाती है या फिर डेथ को उसमें से सिंबलाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेथ ऑफ सेल्समैन ये किसने लिखा है? तो डेथ ऑफ सेल्समैन ये जो प्ले है ये लिखा है आर्थर मिलर ने। इसमें एक कैरेक्टर है बीफ, ये जो प्ले के प्रोटैगनिस्ट है विली लोमन, उनका बेटा है, और ये सेल्समैन है। सॉरी, ये जो विली लोमन है ये सेल्समैन है, और उनका ऐसा ये होता है विली लोमन का कि उनका ये जो बेटा है बीफ, ये फुटबॉल स्टार बने, या फिर सॉकर बोलते हैं अमेरिका में, तो वो सॉकर प्लेयर बने। तो वो अपने जो स्नीकर्स होते हैं, उसके स्नीकर्स आपको पता है शूज, तो उस शूज पे वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का इंसिग्निया जो है प्रिंट करता है। इंसिग्निया एक सिंबल होता है, मतलब हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एक सिंबल होता है, तो वो अपने स्नीकर्स पे उसको लगाता है और बाद में उसको बर्न कर देता है, क्योंकि वो उसका ड्रीम जो है वो फुलफिल नहीं हो पाता, तो फिर वो अपने जूते जला देता है। नोम चोम्स्की प्रपोज द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर इन 1960। नोम चोम्स्की को ऐसा लगता था कि यूनिवर्सल ग्रामर में बेसिकली वो ये बोलते हैं कि लैंग्वेज जो है वो किसी को सिखाई नहीं जाती, ये ह्यूमंस में एक इनेट क्वालिटी होती है। इनेट मतलब इनबॉर्न होता है, हम लोगों के अंदर ही वो होता है। जैसे चलना, देखो चलना हमें यस घर वाले सिखाते हैं, लेकिन साथ में वो बच्चे भी खुद ही चलने की कोशिश करते, वो खुद ही खड़े होने की कोशिश करते, वो खुद ही एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे ऐसे लेने लगते हैं। वैसे ही लैंग्वेज के साथ भी यही है, हमको कोई बैठ के बोलना नहीं सिखाता, कि मतलब पूरा ये नहीं करता कि यस मम्मा पापा वगैरह वो सब तो सिखाते हैं, बट उसके साथ दूसरी चीजें हमको कोई बोलना नहीं सिखाता, हम लोगों की बातें सुन के उसको बोलना चालू करते। तो नोम चोम्स्की का वही मानना था कि यूनिवर्सल ग्रामर में उन्होंने ये बोला कि इंसानों को लैंग्वेज सिखानी नहीं पड़ती, एक बार हम उस लोकेलिटी में रहें या फिर वैसी हम लोगों की बातें जब हम सुनते हैं तो हम ऑटोमेटिकली कुछ लैंग्वेजेस पिकअप कर लेते हैं। जैसे अगर आप कोई पंजाबी गाना बहुत टाइम तक सुनो तो फिर उसके कुछ वर्ड्स हम लोग पिक कर लेंगे, या फिर साउथ इंडियन कोई गाना सुनो तो उसके भी कुछ वर्ड्स हम लोग पिक कर लेंगे। वो वर्ड्स हमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, हम बार बार सुन सुन के उसको ऑटोमेटिकली अपना ब्रेन उसको रजिस्टर कर लेता है। ओके, मेल्पोमीन एक म्यूज है ट्रेजेडी की। म्यूज वो होती है जो कैरेक्टर पोएट्स और आर्टिस्ट को इंस्पायर करती है लिखने के लिए। तो कोई भी जब भी पहले के टाइम पे जब एपिक लिखे जाते थे या कोई भी ऐसा बड़ा बड़ा कोई सॉन्ग लिखा जाता था, जैसे आप इलियड ले लो या फिर ओडिसी ले लो, पैराडाइज लॉस्ट ले लो, तो उसमें म्यूजेस को इन्वोक किया जाता है, मतलब वो गॉडेसेस से ब्लेसिंग ली जाती है कि इसको लिखने में हमारी हेल्प करो, इसको इंस्पायर करो। तो मेल्पोमिन जो थी वो भी एक म्यूज ही थी और वो ट्रेजेडी की म्यूज थी। और ये जो म्यूजेस थे वो ग्रीक माइथोलॉजी में एक किंग ऑफ गॉड है ज़्यूस, उसकी डॉटर थी। फिर नेक्स्ट है पीबी शैली ने ये लाइन बोला था, पोएट्री इज अ स्वॉर्ड ऑफ लाइटनिंग एवर अनशीथेड।
ये लाइन उसने बोला था डिफेंस ऑफ पोएट्री में। उनका ये एक एसे है, इसमें वो पोएट्री को डिफेंड करते हैं, क्योंकि कुछ लोग थे जो पोएट्री को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो उन्होंने ये एसे लिखा जिसमें उन्होंने पोएट्री को डिफेंड किया और उसमें उन्होंने पोएट्री का ये डेफिनेशन दिया था। रेड बैज ऑफ करेज इज अ नॉवेल रिटन बाय स्टीफन क्रेन और ये पब्लिश हुआ था 1895 में। और इसका जो बैकड्रॉप है वो सिविल वॉर का है। सिविल वॉर वो होता है जो एक ही कंट्री में दो स्टेट्स के बीच में होता है। तो सपोज अगर कल को महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में वॉर हो गया तो वो सिविल वॉर हो जाएगा। और इसमें अमेरिका में ये वॉर हुआ था क्योंकि कुछ स्टेट्स जो थे, जैसे सदर्न स्टेट्स थे, वो चाहते थे कि स्लेवरी रहे, वो अबॉलिश नहीं हो। वेरस नदर्न स्टेट्स को ऐसा लगता था कि स्लेवरी अबॉलिश होनी चाहिए। तो उस टाइम पे वॉर हुआ था दो नदर्न एंड सदर्न स्टेट्स में और उसका रिजल्ट था सिविल वॉर। फिर यूजेस ऑफ डाइवर्सिटी इज अ कलेक्शन ऑफ एसे बाय जीके चेस्टरटन। जीके और चेस्टरटन ने ये कलेक्शन ऑफ ऐसे पब्लिश किया था 1971। इसमें वो काफ़ी फनी लैंग्वेज में लिखते हैं। इसमें सार्केज्म है, इसमें एनिमल्स को यूज़ किया है, या फिर इसमें काफ़ी टंग एंड चिक ह्यूमर है। ये काफ़ी फनी ऐसे है। ग्लोबल विलेज इज अ कंसेप्ट ऑफ मार्शल मैक्लूहन। ये कनेडियन फिलोसोफर है, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था ग्लोबल विलेज का। और इसमें ये बोलते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक विलेज की तरह कनेक्टेड है, लेकिन हम लोग किसकी वजह से कनेक्टेड है? मोबाइल और इंटरनेट की वजह से कनेक्टेड है। अबाउ बेन आदम इज अ पोयम बाय ली हंट। ली हंट एक रोमांटिक पोएट थे और उन्होंने ये पोयम में एक जो मेन कैरेक्टर है वो एक सूफी अरब है। और उस सूफी अरब का ये है कि उसको मतलब उस पर एकदम भगवान का ब्लेसिंग है। और फिर उसको मतलब ये है कि भगवान ने उसको अपनी इसमें ले लिया, अपनी विंग्स के अंडर ले लिया, या फिर उसको भगवान का प्यार मिल गया। तो पूरी पोयम उसमें है। और अबू बेन आदम का ये मतलब होता है कि वो जो अरब है या फिर किसी के भी कोई भी ट्राइब है या फिर जो कबीला है वो आगे चल के बढ़े, उसके ऊपर है वो। फो इज अ नॉवेल बाय जे.एम. कत्सी और ये पब्लिश हुआ था 1986 में। इसमें जो कैरेक्टर है सूजन बार्टन, वो उसी आइलैंड पे अटक जाती है जिस आइलैंड पे रॉबिन्सन क्रूसो अटका था। रॉबिन्सन क्रूसो नॉवेल जो है वो लिखा था डैनियल डीफो ने। और ये जो नॉवेल है फो, ये इसको पोस्ट मॉडर्न रीटेलिंग बोलते हैं, पोस्ट मॉडर्न रीटेलिंग। तो ये किस नॉवेल का रीटेलिंग है? डैनियल डिफो के रॉबिन्सन क्रूसो का, क्योंकि सुजन बार्टन जो है वो भी उसी आइलैंड पे अटकती है जिस आइलैंड पे रॉबिन्सन क्रूसो अटका था। मर्क्यूशियो इज अ कैरेक्टर इन रोमियो एंड जूलियट। ये एक शेक्सपियर का प्ले है और ये मर्क्यूशियो जो है वो रोमियो का फ्रेंड था। ये कुछ गिने चुने लोगों में से था जो दोनों भी घरों में आ जा सकते थे। मतलब जूलियट और रोमियो के घर में वॉर थी, मतलब वॉर थी एज इन वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन मर्क्यूशियो वाज वन ऑफ द कैरेक्टर जो इन दोनों घरों में आ जा सकता था। मर्क्यूशियो प्ले के बीच में ही मर जाता है क्योंकि वो ड्यूएल करता है, मतलब 1-on-1 वॉर करता है। जूलियट का जो कजिन होता है टिबल्ट, उसके साथ वो वॉर करता है और उस वॉर में या फिर वो 1-on-1 फाइट में वो मर जाता है। और मर्क्यूशियो वो कैरेक्टर है जिसने फेमसली वो लाइन बोली थी कि प्लेग ऑन बोथ ऑफ दिस हाउसेस। वो दोनों घरों को श्राप देता है कि तुम्हारी वजह से दो लवर्स मिल नहीं पा रहे, तो वो उनको श्राप देता है कि तुम दोनों फैमिलीज का बुरा होगा। प्लेग एक डिजीज है, आपको प्लेग के बारे में तो पता होगा, वो एक डिजीज है। तो वो बोलता है कि वो आप पे लगेगा और वो नॉवेल के बीच में मर जाता है। और वो काफी फनी कैरेक्टर है, या फिर वो ऐसे मतलब फालतू के जोक मारता रहता है और गंदे गंदे जोक्स मारता रहता है पूरा टाइम। ओके, सो दैट वाज इट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। और इसके साथ मैंने कुछ और वीडियोस भी बनाए हैं MCQ सीरीज के 1 और 2। प्लीज़ वो भी इसके बाद जाके देखना, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थैंक यू।